नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ देखते हैं। इसमें हम 41 टू 50 क्वेश्चंस देखेंगे। उस नीति का नाम बताएं जो सरकार के व्यय और कराधान नीतियों की व्याख्या करता है। तो ये जो है ये राजकोषीय नीति है, ठीक है। इसमें आय, व्यय, करारोपण, सार्वजनिक ऋण, ये सब जो है इसकी बात की जाती है, ठीक है। राजकोषीय नीति से संबंधित असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इस नीति का निर्धारण भारतीय, यही देखिए पहले ही मिल गया कि ये जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा होता है, नहीं ये किसके द्वारा होता है, राजकोषीय वित्त मंत्रालय के द्वारा होता है, ठीक है। रिजर्व बैंक जो तो मॉनेटरी पॉलिसी लगाती है, ठीक, सॉरी फिस्कल पॉलिसीज़ लगाती है ना। नहीं, ये फिस्कल पॉलिसी राजकोषीय और वो मॉनेटरी होती हैं, रेपो रेट और ये सब। तो उनका जो निर्धारण है वो रिजर्व बैंक करता है और राजकोषीय नीति जो फिस्कल पॉलिसीज़ हैं ये वित्त मंत्रालय करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर प्रणाली के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो अनुपातिक कर प्रणाली, प्रगतिशील, प्रत्यक्ष कर प्रणाली, ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी कोई कर प्रणाली नहीं है, तो इसका 43 का डी ही जो है रॉन्ग है। देखिए जो अनुपातिक होती है, अनुपातिक मतलब कि जो आपके आय जो बढ़ती इनकम बढ़ती है उसी के अनुपात में आपके टैक्स भी बढ़ता जाता है, ठीक है। प्रगतिशील जो प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं, तो आय वृद्धि है, इनकम बढ़ रही है तो टैक्स भी बढ़ रहा है, ठीक। 44 निम्नलिखित में से किस राजकोषीय नीति का उपयोग अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इकोनॉमी जो है वो स्टेबल रहे, उसमें कौन सी जो है नीति लाई जाती है, बेरोजगारी बीमा लाभ के लिए भुगतान करना, ठीक है। 45 कर के साथ कर आधार पर ही किस विशेष प्रयोजन के लिए लगाया जाने वाला कर कहलाता है। देखिए कर के साथ कर मतलब उपकर, ठीक है। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का मुख्य प्राधिकारी कौन है। तो ये वित्त मंत्रालय होता है। सरकारी व्यय को कौन नियंत्रित करता है, वित्त मंत्रालय। लोग जो है रिजर्व बैंक से कंफ्यूज रहते हैं। निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो जो परिवहन कर है ये राज्य सरकार का कर है, बाकी उपहार, निगम, सीमा ये सब जो है सेंट्रल के हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाभांश कर, टोल टैक्स, व्यय कर, इसमें प्रत्यक्ष कर कौन सा है। तो ये तीनों ही प्रत्यक्ष कर हैं। ये बात अलग है कि कुछ स्टेट का है कुछ सेंट्रल का है। तो जो इसमें टोल टैक्स होता है ये स्टेट का कर होता है, ठीक है। बाकी सेंट्रल कर के बारे में हमको पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। जैसे आय इनकम टैक्स है, निगम कर है, संपत्ति कर है, पूंजी लाभ कर, उपहार, लाभांश जो है, प्रतिभूति व्यापार कर, ब्याज कर, ये सब जो है केंद्र के हैं, ठीक है। और राज्य सरकार के जो प्रत्यक्ष कर हैं वो कौन, भू राजस्व कर, कृषि पर, अचल संपत्तियों पर, टोल टैक्स, ये सब राज्य सरकार के हैं। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल शीत ऋतु में खाई जाती है। तो क्या तरबूज, देखिए क्या हम लोग शीत ऋतु में खाते हैं, जौ खाते हैं, ठीक है। तो 49 का ए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। चाय, रबड़, आलू व्यापारिक फसलें हैं। सुपारी, काजू, चाय, रबड़ बागानी फसलें हैं। कुसुम, तंबाकू, गन्ना रोधी फसलें हैं। तो देखिए ये थर्ड ही गलत है, इसका आंसर जो है 1 और 2 ही होगा। कुसुम क्या होता है, कुसुम जो है जो बॉर्डर पे लगाया जाता है कि जिससे फसल को, किसी फसल को नुकसान ना हो, ठीक है। तो सुरक्षा के लिए उसको कुसुम फसलें कहते हैं। तो कुसुम एक रोधी फसल है जो फसल खेत के बॉर्डर के रूप में जंतुओं से सुरक्षा हेतु लगाया जाता है। तो जबकि तंबाकू और गन्ना ये तो नकदी फसलों में आता है, ठीक है। तो आगे के भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। 51 टू 60 भी कवर कर लिया जाए, अभी टाइम है थोड़ा। भारत के शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक राज्यों में से प्रथम स्थान पर कौन सा स्थित है। तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। भारत के शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक राज्यों में से प्रथम जो है उत्तर प्रदेश है, जबकि द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर मध्य प्रदेश और पंजाब है। तो ये आपको रटा हुआ होना चाहिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर पंजाब, ठीक है। खाद्यान्न में निम्नलिखित समूह में से श्री अन्न किस समूह से संबंधित कृषि उत्पाद है।
तो ये जो है श्री सांवा कोदो कुटकी, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। मिलेट को श्री अन्न से संबोधित किया जाता है, ठीक है। तो भारत दुनिया में श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक एवं दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। सबसे बड़ा उत्पादक है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। श्री अन्न में कई प्रकार के फसल जैसे ज्वार, रागो, बाजरा, कट्टू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीनी, ये सब जो है श्री फसलों में ही आती है। भारत को इसका वैश्विक केंद्र बनने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हैदराबाद को इस क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2023 मिलेट वर्ष घोषित किया गया था ना। 53 कृषि वर्धक निधि की स्थापना किस उद्देश्य के लिए की गई थी? तो किसानों की चुनौतियों के लिए समाधान उपलब्ध कराना, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन की पहचान कीजिए। कृषि लागत एवं कीमत आयोग द्वारा सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सलाह प्रदान किया जाता है। वर्तमान में 22 फसलों के लिए आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति करता है। तो इसमें दोनों ही सही हैं। 22 फसलों पर एमएसपी जारी होती है, एमएसपी, और कृषि लागत एवं कीमत आयोग जो है सरकार को एमएसपी पर सलाह प्रदान करता है, ठीक है। वर्तमान में भारत का कृषि निर्यात में स्थान क्या है? तो वर्तमान में जो भारत का स्थान है वो है 13वां स्थान, ठीक है। भारत का कृषि निर्यात में 13वां स्थान है, जबकि निर्यात में 13वां है और उत्पादन में जो है दूसरा है, ठीक है, विश्व में। पर निर्यात करने में भारत पीछे है अभी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ओलैरिकल्चर सब्जियों की, विटीकल्चर अंगूर, मेरीकल्चर घोड़ों एवं खच्चर, ओबेरिकल्चर वृक्षों तथा झाड़ियों। तो ये सी वाला नहीं है। सी मैरीकल्चर जो है ये समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया को कहा जाता है, ठीक है। वीडियो लंबा हो रहा है। नींबू में लिटिल लीफ रोग तांबा कॉपर की कमी से होता है। ये देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। असत्य पहचानना है, तो ये सही है। नींबू में जो लिटिल लीफ रोग होता है कॉपर की कमी से होता है। धान का खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। पौधों में वृद्धि के लिए नाइट्रोजन का जिम्मेदार होता है। क्लोरोफिल में मुख्य तत्व मैग्नीज, यही गलत है, ठीक है। क्लोरोफिल में मुख्य तत्व क्या होता है? मैग्नीशियम होता है, ठीक है। इसमें मैग्नीज से कंफ्यूज कर दिया है, और मैग्नीशियम ही ऊर्जा स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार होता है। मैग्नीज किस लिए ज़रूरी होता है? देखिए, मैग्नीशियम जो है वो ऊर्जा स्थानांतरण के लिए ज़रूरी होता है, पर मैग्नीज किस चीज़ के लिए ज़रूरी होता है? एंजाइम की एक्टिवनेस के लिए, ठीक है। निम्नलिखित में से ऊन उत्पादन के लिए सुप्रसिद्ध बकरी की कौन सी प्रजाति है? तो अंगोरा, ठीक। अब शॉर्ट में बता रही हूँ। गैर निष्पादक एनपीए क्या होता है? जिन लोन्स पर जो है वापस नहीं आते, लोन ले तो लिए जाते हैं पर उनका जो है वापसी नहीं होती है। तो 90 दिन या उससे अधिक दिनों से बकाया मूलधन या ब्याज, उसको कहते हैं एनपीए। ई सुधार एजेंडा किस वित्तीय संस्थानों में सुधार हेतु लागू किया जाता है? तो ये सब इकोनॉमी के क्वेश्चन है, डायरेक्ट लर्न कर लीजिए। सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक, ठीक है। थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं।